S1 अब बिल्कुल कंप्लीट कारपेट हो चुका है। खपनू में 4 बेड वाला एक कमरा भी मिला था। अच्छा हाँ, अपार्टमेंट पूरा कितने में? 1000 रुपये में। 1000 रुपये में। हाँ, सहरी और इफ्तारी मुझे उस होटल में फ्री मिलती रही है, और ये रमज़ान में वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट था। चिलास में रुका था, चिलास में 800 में मुझे रूम मिला था, वहाँ पे भी मुझे सहरी जो थी वो फ्री में मिली थी। एबटाबाद में भी मुझे सहरी और इफ्तारी फ्री में मिली थी। तो बहरहाल उन्होंने आगे वायरलेस की कि ये बंदा आ रहा है, इसको आने दें। उन्होंने कहा जी आने दें, और ये उन्होंने वहाँ सोलो चले भी गए और फिर वहाँ तस्वीरें भी खींची, और आर्मी वालों ने भी इनकी हेल्प कर दी तस्वीरें खींचने में। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने लाहौर जाना है तो आप फिर ऐसा करें, आप मोटरवे से ही चले जाएं। यार मैं 4 घंटे का रास्ता मैंने 1.5 घंटे के अंदर किया था। भाई अभी हमने पिक देखा है, वो उधर था, और हमने असला तैयार कर लिया। ये 3 हमें मिले, और इमरान भाई जो है ना वो क्या कहते हैं, वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स में वॉल थी। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने वाले हैं वो शख्सियत जो है वो रमज़ान में स्कर्दू का टूर करके आई है, और ये उनकी बाइक है। दिस इज़ YBR 125G 2020 मॉडल है। ये हमारे पीछे इस वक्त 2017 मॉडल खड़ा, और साथ TRK 502X खड़ा। ये हमने एक अच्छा सा बैकग्राउंड दिया ताकि हमारे व्यूज़ ज़्यादा है। तो कितने 2900 किलोमीटर का टूर इन्होंने किया है रमज़ान में, और रमज़ान से 1-2 दिन पहले आप निकले थे। तनवीर हैं बाय द वे, मैं 3 दिन पहले निकला था। बहुत अच्छे भाई हैं और टूरिंग करते हैं, सोलो करते हैं। 3 दिन पहले निकले थे, अभी 3 दिन पहले पहुँचे। आज कितना रोज़ा है? 11वां रोज़ा आज। तो हम इनसे पूछेंगे कि रमज़ान में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस इनका कैसा है, क्योंकि ये वहाँ जब थे तो ये बड़ी मज़े की मुझे वीडियोस और कमेंट्स भेज रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस, और वहाँ अफ्तारी सहरी का क्या होता है, होटल्स के रेट्स क्या होते हैं रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान के अलावा रेट्स बहुत महंगे होते हैं। तो हमें एक जो मिसकंसेप्शन है या शायद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि लोग काफ़ी रमज़ान में जाते नहीं हैं, तो हम समझते हैं कि रमज़ान में ट्रैवल करना बिल्कुल ही बहुत नामुमकिन सा है। रोज़े के साथ वो भी, इन्होंने रोज़ा कोई नहीं छोड़ा। तो तनवीर आप हम बताना शुरू करें कि रमज़ान में जाने का एक्सपीरियंस कैसा लगा? रमज़ान में असल में ना, रमज़ान के अंदर ना मेरा आइडिया बेसिकली ये था इस पूरे ट्रिप का, कि रमज़ान के अंदर एक तो सबसे पहली बात थी कि मार्च और अप्रैल के दरमियान में वो जो स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो जाता है ना स्कर्दू के एरिया के अंदर। हाँ। तो वो मेरे लिए टारगेट था कि मैंने वो चेरी ब्लॉसम का वो सारा एरिया देखना है, वो जितने भी विलेजेस हैं वो सारी रोड्स क्रॉस करनी है, और मतलब काफ़ी फोटोग्राफर्स की मैंने देखी थी पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह, तो उस चीज़ ने बड़ा फैसिनेट किया था। मैं इनके साथ साथ इनकी पिक्चर्स और वीडियोस लगाता हूँ, पिक्चर्स खास तौर पे, है ना? पिक्चर्स इनकी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं। वीडियोस तो अब मैं क्या बताऊँ, ये पता नहीं कौन कौन से दुनिया के कैमरे और लेंस और ट्राइपॉड और गिम्बल लेके गए हुए थे, लेकिन वहाँ जाके तो अपने मोबाइल से तस्वीरें बनाते रहे वीडियोस। तो अब मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, यानी तस्वीरें हम दिखा सकते हैं भाई। हाँ, असल में चीज़ें वो पिक्चर्स वगैरह इसलिए नहीं बहुत कम बनी हैं क्योंकि वो जगह माशाल्लाह से इतनी प्यारी है। मतलब आप इमेजिन करें कि आप रमज़ान के अंदर वहाँ पे हैं, वहाँ पे और कोई टूरिस्ट नहीं है, आप सिर्फ विज़िट कर रहे हैं, मतलब आप सिर्फ अकेले हैं वहाँ पे विज़िट करने वाले। आपको सिर्फ सोलो राइडर होने पे वहाँ पे कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो आप बस कहते हैं कि बस मैं इस जगह को एंजॉय करूँ और मैं इस एनवायरनमेंट को एंजॉय करूँ, और बस दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने मोस्टली जो टाइम गुजारा ना वो इसी तरह से गुजारा कि मैं स्कर्दू से जब शंग्रीला की तरफ गया था, तो शंग्रीला के अंदर भी मैं वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा था, क्योंकि वो भी मतलब पूरे शंग्रीला रिजॉर्ट के अंदर वहाँ पे काम हो रहा था साइडों पे, लेकिन वहाँ पे और कोई टूरिस्ट नहीं था, मेरे अलावा वहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं था। तो मैं वो गिदड़ आ गया। इमरान भाई इधर आए, आप उधर से वजह आ रही है, डंडे पकड़ लें, डंडे कहाँ पे हैं? गीदड़ नहीं है वो वाला जानवर है जो कौन था जिसके सींग होते हैं, वो वाला। हाँ जी, पिग। भाई साहब आप तैयार रहे, ठीक है? पिग वर्सेस इमरान भाई होने लगा आज।
बस अच्छा कंटिन्यू कर। हाँ आपने सबसे पहले कैमरा उठा के भागना है। अच्छा हाँ, तो आप शंग्रीला। तो शंग्रीला के अंदर भी बेसिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, और अपर कचूरा लेक के अंदर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। फिर उसके बाद अपर कचूरा के अंदर ही एक सोक वैली है। सोक वैली जो थी ना, वो बेसिकली स्कर्दू के अंदर, क्योंकि जब तक मैं गया था असल में मौसम, आप कंटिन्यू रखें, मैं अंकल को रास्ता देता हूँ। ओके, मौसम बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से 2 हफ्ते पहले स्प्रिंग स्टार्ट हुआ था और 2 हफ्ते पहले ख़त्म हो गया था। तो जब तक मैं 2-3 अप्रैल को मैंने जाकर विज़िट किया था, 2 या 3 अप्रैल को मैं गया था, और तब तक मतलब होता ही है स्प्रिंग का, कोशिश स्प्रिंग को देखा यह जाता है कि 15 अप्रैल तक वो स्प्रिंग रहेगा। ब्लॉसम, वो चेरी ब्लॉसम का वो रहता है, उसके बाद वो पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं फूलों के। लेकिन जब मैं 2 या 3 अप्रैल को गया था, और तब तक वो ऑलमोस्ट सारे वो दरख्त जो थे ना वो झड़ चुके थे, क्योंकि वहाँ के लोकल्स का ही ये कहना था कि 2 वीक्स पहले ब्लॉसम स्टार्ट हुआ था और ये उतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तो ये टेम्परेचर की वजह से भी है, और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल तो वार्मिंग यानी अगर स्प्रिंग वो ब्लॉसम देखना हो तो क्या टाइम है, क्या विंडो है? बेसिकली मिड ऑफ मार्च टू मिड ऑफ अप्रैल होता है। मिड ऑफ मार्च और मिड ऑफ अप्रैल। तो रोजे जो है वो पहले आते जा रहे हैं, हाँ, है ना? और अगले साल का टारगेट, जितने भी सोलो राइडर्स हैं या जितने भी राइडर्स हैं, वो अपना टारगेट सेट कर सकते हैं अभी से कि हमने अगर चेरी ब्लॉसम का सीज़न, वहाँ पे ब्लॉसम का सीज़न देखने जाना है स्प्रिंग का, तो उस वक्त रोज़े पहले से स्टार्ट हो चुके होंगे। मार्च के 22 मार्च, हाँ 10 दिन पीछे हो जाते हैं, तो आप रोज़ों में ही जाएंगे। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो रोज़े के साथ आपने दासू वाला किया ट्रैक, हाँ जी। ठीक है? दासू के रोड की कंडीशन बताएं। जब मैं गया था तो दासू से स्टार्ट होता था, वो सारा ऑफ रोड का ट्रैक स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे डैम बन रहा है। तो डैम की वजह से वहाँ पे मशीनरी की मूवमेंट्स है, वहाँ पे मतलब पानी निकल रहा है, और काफ़ी वो मूवमेंट्स वगैरह की वजह से ना, तो वो वहाँ पे वो ट्रैक बना नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे टनल भी एक बन रही है, तो वो फिर टनल के ऊपर उनका बार ज़्यादा बार फोकस तोड़ेंगे, है। बार बार हाँ, तोड़ेंगे, तो वो बनाएंगे, दोबारा वो रोड वो बनेगी, एंड में फिर बनाएंगे जब टूटेगा। सारा पूरा हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो वो कितना किलोमीटर है? वो ऑलमोस्ट है 3 से 4 किलोमीटर का वो ट्रैक है। वो 3 दासू किलोमीटर से स्टार्ट होता है। हाँ, वो छोटा सा एक पैच है जो सिर्फ डैम के लिए उन्होंने वो डेडिकेटेड किया हुआ है। उसके अलावा सारा, उसके अलावा आगे पहले था वो, जब मैं गया था तब वो सारा टूटा हुआ था, क्योंकि वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी और वैसे भी मशीनरी मूव कर रही थी। ठीक है। लेकिन जब मैं वापस आया था डेढ़ हफ्ते के बाद, तो तब तक ये था कि वो काफ़ी ज़्यादा एरिया उन्होंने पैच वो बना दिए हुए थे, वो कारपेटेड कर दिए हुए थे, ताकि वो जो मशीनरी है ना, क्योंकि वहाँ पे बड़ी मशीनरी मूव करना स्टार्ट हुई थी। तो असल में वहाँ पे जो लोकल एक ने बताया था कि 3 दिन के अंदर सिर्फ वो 2 किलोमीटर मशीन मूव की थी। अच्छा वो ट्रेलर था, वो काफ़ी मतलब बड़ा पार्ट था उसका, डैम का कोई पार्ट लेके जा रहे थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। 3 दिन के अंदर वो बता रहे थे कि सिर्फ ये 2 किलोमीटर इसने मूव किया है। तो अब उसको मूव करवाने के लिए वो आगे के जो वो जल्दी वो सारा कारपेट करते जा रहे थे, ताकि Nice. ट्रेलर को मूव करने में वो आसानी हो। ठीक है। तो उसके उसकी वजह अलावा से फिर हमें बड़ा फायदा हुआ अभी था। चिलास तक रोड सही फिर हो गया, हाँ, चिलास तक बिल्कुल परफेक्ट और हो फिर गया। उसके सिर्फ अलावा दासू वाला आगे एक जो part है। राईकोट वाला पैच आता है जहाँ मट्टी का है सारा, चिलास के बाद वो भी बना हुआ है? वो नहीं, जो फेरी मेडोज पॉइंट से पहले जो 2-3 किलोमीटर का पैच है ना, वो वाला अभी नहीं बना, वो अभी तक अच्छा। ऑफ रोड ही है। हाँ, वो ऑफ रोड है ठीक अभी है। तक। लेकिन वो जो एक बड़ी गंदी सी आती है वो लैंडस्लाइड वाला एरिया, वो आप कह रहे थे कि बना हुआ है? हाँ, वो लैंडस्लाइड वाले एरिया उन्होंने कवर कर दिए हुए हैं मोस्टली। वो जब बारिशें आएंगी तो वो दोबारा टूट जाएगा। हाँ, वो दोबारा अल्लाह टूटेगा। करे ना हो, लेकिन क्योंकि लैंडस्लाइड फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड एरिया, तो वो रोड बनता और टूटता रहता है। तो अभी की अपडेट ये है कि थोड़े से पैचेस जो हैं कम, तो टोटली तकरीबन 7-8 किलोमीटर का पैच होगा जो ऑफ रोड होगा। हाँ, तकरीबन इतना होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके अलावा दासू वाला रोड अब बन चुका है। असल में वो जो पैचेस हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी ईद आने वाली है, रमज़ान ख़त्म होगा, ईद पे लोग निकलना स्टार्ट होंगे, फिर जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ना शुरू होगी तो उनको मूव भी जल्दी करवाना है, तो उसके लिए फिर वो रोड को कारपेट करते जा रहे अच्छा, रोज़े में आपने किया तो रोज़े नहीं लगा फिर? हैं। रोज़े में असल में जो ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा इस चीज़ का कि रोज़े के अंदर ना वैसे ज़्यादा अपनी डाइजेशन को अपने ठीक रखने के लिए आपने कम खाना होता है। हाँ, भूख सुबह में वैसे कम तो खा लगती भी लिया, कम है। हाँ थोड़ा खा लिया, या रात को एक ही दफ़ा खा लिया। वो फिर नजर आया इमरान भाई, वो है पीछे है, चला गया वो लेफ्ट पे चला गया। लेफ्ट साइड पे गया। हाँ हाँ बस वो या बड़े वो इस देखिए, आगे आ रहा है। एक और 2 है। एक और है। ओ भाई, कैमरे में नजर आएगा? कैमरे में नजर आएगा? ये अभी नेशनल ज्योग्राफिक फोटोफाइल हसन व्लॉग्स के ऊपर आप देख रहे हैं नेशनल ज्योग्राफिक। बाकी सब ओके है? ओके जी, हम कहाँ पर थे? हाँ अच्छा, तो प्यास क्यों नहीं लगती? आप प्यास भी लगती है ना? हाँ, प्यास असल में पता क्या, दासू वाले पे प्यास ही लगी थी, गर्मी होती, टेम्परेचर तो काफ़ी नहीं था। नहीं असल में अभी वो गर्मियाँ प्रॉपर गर्मियाँ स्टार्ट नहीं हुई,
और मतलब अभी असल शुरू में है हम वहाँ थोड़ा सा हाँ, बेहतर होगा हम मौसम। लैंड के वो लोग हैं लाहौर, और वो मतलब हमारा जो सी लेवल है वो 700-800 फीट तक है। लेकिन जब हम दासूवर एरिया में जाते हैं ना, तो वो तकरीबन 2000 फीट या 3000 फीट के करीब वो चले, 3000 फीट के करीब दासू है। तो जब आप इतनी हाइट पे चले जाते हैं ना, तो आपको वैसे ही वो सर्दी की वजह से ना वो प्यास, सर्दी में तो वैसे प्यास कम लगती है, तो हमारे लिए वो टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो जाता है। कि वो यूजुअल असल में हाँ। आइडिया ये है ना कि दासू बहुत गर्म होता है, लेकिन अभी क्योंकि ट्रांजिशन है मौसम की, अभी हाँ, तो अभी वहाँ ट्रांजिशन थोड़े हो सा रही है, मौसम बेहतर होगा। ऐसा ही है। जब मुझे S1 मिला था तो वो बहुत ही मज़े का मौसम था। मेरे से 5-6 दिन पहले जहाज़ पे गए थे तो बहुत गर्मी थी, इस तरह का मामला था। अच्छा, तो आप चले गए स्कर्दू, S1 भी मुकम्मल हो चुका है अब? S1 अब बिल्कुल कंप्लीट कारपेट हो चुका है। उसमें सिर्फ 500 मीटर का एक पैच है, जो एक सबसे गंदा टर्न है पूरे S1 के ऊपर, जहाँ से अक्सर वो एक्सीडेंट्स के भी वाक़यात आते हैं कि बस गिर जाती है, ट्रक गिर जाता है। तो सिर्फ एक वो छोटा सा एक टर्न है जो अभी तक ऑफ रोड है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी शायद उसकी वजह से। उसके अलावा बाकी सारा उन्होंने कारपेट कर दिया है। ठीक है। और आप पहुंच गए स्कर्दू, और उसके बाद आपने होटल कितने में मिले ओवरऑल हमें बताएं, मैक्सिमम और मिनिमम? मैक्सिमम 1500, कहाँ और मिला था ये? मैक्सिमम जो मिला था मुझे वो स्कर्दू में मिला था। ठीक है क्योंकि असल में स्कर्दू में वो महंगा भी इसलिए मिला था यार, वो क्योंकि था भी अच्छा होटल। हाँ, स्कर्दू व्यू पॉइंट में रुके जहाँ मैं और जहाज भाई रुके। रुके थे, वो बड़ा अच्छा होटल है। पार्किंग, लॉन्च ऑन मॉल उसका है, कॉटेजेस भी बनी हुई हैं, तो लड़के भी अच्छे हैं वो। असल में उसका महंगा होने की ना रीज़न ये भी थी कि क्योंकि अभी ये ऑफ सीज़न है, तो जिसकी वजह से अब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है ना, वो इंटरनेशनल टूरिस्ट हमारे यहाँ पे ऑफ सीज़न के अंदर ज़्यादा आते हैं। ये भी एक पॉइंट करने की चीज़ है। तो जहाँ पे मैं स्कर्दू व्यू पॉइंट में रुका हुआ था, वहाँ पे एक अमेरिकन सोलो टूरिस्ट भी था। मतलब सही इतने सरफिरे भी वो भी होते हैं कि वो सोलो वहाँ से अमेरिका से है, वो यहाँ तो पे फिर घूम रहा है। वो तो फिर बेशुमार ऐसा ही है। तो फिर जर्मन भी काफ़ी थे, अमेरिकन भी थे, मतलब मैं काफ़ी लोगों से वहाँ पे मिला था जो इंटरनेशनल टूरिस्ट थे। तो उनकी वजह से वो थोड़ा सा रेट को वो रखते हैं कि मतलब हम इतना भी नहीं कराएंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो चलो वो हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट तो है, लेकिन लोकल का वो लिहाज करते हैं क्योंकि उन्होंने करना तो होता है, उनको पता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट तो चले जाएगा। वो तो अब आते जैसे हैं, हाँ, वो इसी सीजन में आते हैं। वो आते हैं जब ऑटम शुरू हो रहा होता है या फिर ये स्प्रिंग आ रहा होता है, गर्मी से पहले। ठीक है, वो छोटी छोटी सी विंडो होती है, उसमें लोकल टूरिस्ट का रश नहीं होता, तो वो भी बड़े सियाने हैं, उन्हें पता है। वो हुंजा में आप चले जाएं ऑफ सीजन में, तो वो इतने गोरे फिर रहे होते हैं, आपको लगता है जैसे पता नहीं क्या जगह है। अच्छा, आपको खपलू में 4 बेड वाला एक कमरा भी मिला था? अच्छा हाँ, अपार्टमेंट पूरा कितने में? 1000 रुपये में? 1000 रुपये में मिला था। ओ भाई यार, ये रूटीन में अगर आपने वो लेना हो तो वो 4-5 हज़ार से कम की डील नहीं होगी। नहीं, वो मुझे बता रहे थे कि 8000 में हम रूम देते हैं, क्योंकि फैमिली का वो पूरा अपार्टमेंट है ना, 4 बेड हैं उसमें, टीवी लाउंज भी है, किचन भी होगा? वॉशरूम भी है। किचन नहीं था, किचन के लिए तो वो ऊपर से डाइनिंग एरिया था उनका अलग से। ठीक है। तो वो हिल पॉइंट था खपलू के अंदर, हिल पॉइंट के नाम से था। ठीक है। मज़े की बात यह है कि सहरी और अफ्तारी फ्री मिलती रही है। हाँ, सहरी और इफ्तारी मुझे उस होटल में फ्री मिलती रही है, और ये रमज़ान में वहाँ पे जाने का सबसे बड़ा बेनिफिट था। स्कर्दू व्यू पॉइंट में भी मुझे एक जो सहरी थी वो फ्री में मिली थी। और मतलब आप किसी भी होटल में चले जाएं, इससे पहले मैं चिलास में रुका था, चिलास में 800 में मुझे रूम मिला था, वहाँ पे भी मुझे सहरी जो थी वो फ्री में मिली थी। और उसके बाद जब वापसी पे फिर मैं एबटाबाद में भी रुका था, एबटाबाद में भी मुझे सहरी और इफ्तारी फ्री में मिली थी। यार ये बड़ी मज़े की बात। रमज़ान के अंदर बेसिकली ट्रैवल करने का ना सबसे बेनिफिट ये थे कि मतलब क्योंकि लोग इफ्तारी करवा देते हैं यार, वो एक जज्बा होता है उनका। वो वैसे भी वो कहते हैं यार अकेले निकले हुए हो। और एक मिसाल, एक वाक़या जो है वो हम नाम नहीं लेते, लेकिन एक बॉर्डर एरिया स्कर्दू में ही, वहाँ तनवीर गए और वहाँ पे फौजी भाई खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाई किधर तुम अकेले, ये वो। तो बहरहाल उन्होंने आगे वायरलेस की कि ये बंदा आ रहा है, इसको आने दें। उन्होंने कहा जी आने दें। तो ये मतलब ही इज़ अ लकी वन, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। और ये उन्होंने वहाँ सोलो चले भी गए और फिर वहाँ तस्वीरें भी खींची, और आर्मी वालों ने भी इनकी हेल्प कर दी तस्वीरें खींचने में। तो ये अकेले होने की प्रिविलेज है। अगर आप सीज़न में भी अकेले जाते हैं तो इतनी प्रिविलेज आपको नहीं मिलेंगे। तो ये अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप बता रहे हैं तो सारी दुनिया जो है ना वो रमज़ान में जाना शुरू। रमज़ान में जाने के लिए ना बड़ी करेज चाहिए होती है। या तो आप रोज़ा नहीं रखेंगे, तो भाई रोज़ा रख के टूर करने के लिए अगर आपने रोज़े छोड़ने हैं तो ये कोई बड़ा स्वभाव का काम तो नहीं है ना। मतलब टूर तो बाद में भी हो सकता है, मजबूरी नहीं है। तो अगर आपने रोज़े के साथ टूर करना है तो इट्स अ बिग डील। इसके लिए थोड़ी सी करेज भी चाहिए होती है। और उसके अलावा रोज़ों में हर कोई जा भी नहीं सकता, सीधी सी बात है। लोगों को ईद पे छुट्टियां मिलती हैं, इसलिए ईद पे रश होता है। तो ये हम उन लोगों के लिए बताना चाह रहे हैं जो कि रोज़ों में टाइम निकाल सकते हैं और बजट कॉन्शियस भी हैं, और वो जो एक्सपीरियंस है ना उसको एक नए तरीके से करना चाहते हैं। रोज़ों में वो फ़र्क चीज़ है।
फॉर एग्जांपल आप उस होटल में रुके हुए हैं, आप सीज़न में जाएंगे तो वहाँ 10 फैमिलीज रुकी होंगी, ऐसे ही है। तो वो काफी सॉलिट्यूड, वो आइसोलेशन जो है ना, वो आपको नहीं मिलती। बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है होटल वालों का, बिहेवियर काफी। हाँ, वो सीजन नहीं होता, रश भी नहीं होता, तो वो जितने ज्यादा गेस्ट होंगे कि ठीक है यार आपने नहीं करना, आप जाओ, आप हमारे पास और भी कस्टमर, ये भी मजे की ये चीज काफी होती है। अगर आप वहाँ पे सोलो, अभी जैसे मैं जिस भी होटल में गया हूँ ना, अगर मैंने वो कह रहे हैं ना 4,000 और मैं कहता हूँ यार मैं 500,000 से ऊपर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास बजट ही इतना है, तो वो कहते हैं ठीक है यार अकेले ही हो। पूरा अब पूरे होटल के अंदर रुकने वाला भी मैं अकेला ही होता था मोस्टली, तो मुझे इस चीज़ का भी बड़ा बेनिफिट होता था कि वो बहुत रीज़नेबल प्राइस के अंदर मुझे वो मतलब रूम मिल जाता था, डबल बेड में भी और 4 बेड के अंदर भी मिला है। तो मतलब ऑफ सीज़न में जाने के ये काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा मुझे एक और बेनिफिट बहुत ज़्यादा हुआ था सोलो ट्रैवलिंग का। वापसी पे जब मैंने रिटर्न स्टार्ट किया था अपना, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं चिल्लास से निकलूँ और फिर मैं एबटाबाद के अंदर शाम को स्टे कर लूँ। लेकिन जब मैं चिल्लास से सुबह को 5-6 बजे के करीब निकला था, तो दासू के एरिया में आधे घंटे के लिए वो रोड बंद था क्योंकि वहाँ पे वो मशीनरी वगैरह मूव कर रही थी, तो वो बंद करते हैं 3 घंटे के लिए। तो मैं लकी था कि मैं वहाँ पे 7-7:30 पहुँचा था और 8 बजे तक वो बंद था, तो 7:30 से 8 बजे तक मैं वहाँ पर रुका रहा था। लेकिन जब मैं वहाँ से आगे निकला हूँ और मैं बशाम के एरिया में पहुँचा हूँ, तो बशाम क्रॉस करते साथ ही, अब क्योंकि मैं सोलो था और मैं बशाम के एरिया से पहली दफ़ा जा रहा था वापस की तरफ, तो मुझे ना वहाँ से आइडिया नहीं था कि मोटरवे से हम कब एग्ज़िट लेते हैं, क्योंकि कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ कि आपने एग्ज़िट कहाँ से लेना है। तो मैं फिर चलता गया, आगे एक टोल प्लाजा आया और मैंने टोल प्लाजा से पूछा यार मैंने पीछे किस जगह से एग्ज़िट लेना है, तो ताकि मैं फिर आगे ना मानसेरा और एबटाबाद की तरफ मूव कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आप अकेले हैं और कोई भी नहीं है। मैंने कहा नहीं और कोई भी नहीं है। कहते आप कहाँ जाना है? मैंने कहा लाहौर जाना है। तो कहते कि ठीक है अगर आपने लाहौर जाना है तो आप फिर ऐसा करें आप मोटरवे से ही चले जाएं। तो यार मेरा वो इतना गंदा रास्ता है, वो था कोट से वो नीचे घूम के गाँव में से। वो जो 4 घंटे का रास्ता है ना, वो 4 घंटे का रास्ता मैंने 1.5 घंटे के अंदर किया था यार। तो मैंने मोटरवे पकड़ी थी और मैं बस उनकी एक कंडीशन थी कि आपने येलो लाइन के अंदर रहना है ताकि जो बाकी की ट्रैफिक है ना वो डिस्टर्ब ना हो। उससे टाइम लैप्स बनाया हुआ है तो हाँ, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। यार ये तो बड़ी मजे की चीज़ है। मोटरवे पे वो जो था ना वो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर मेरे लिए वापस डायरेक्ट लाहौर के लिए निकलना आसान हो गया था। मैंने पूछा भाई कहाँ पहुँचे हो? यार इधर पहुँचे हो। मैंने कहा भाई तुम ऐसा करो, तुम गलियात चले जाओ एबटाबाद से, तो वहाँ उस तरफ से आ जाओ, वहाँ अफ्तारी कर लो, रात को लाहौर पहुँचोगे। तो वो कितने बजे पहुँच गए थे पिंडी? मैं पिंडी 4 बजे, बल्कि लाहौर पहुँच गए थे 9 बजे, 9:15 ना। हाँ 9 बजे मैं लाहौर में था। तो वो बाद में पता चला भाई ने मोटरवे ली हुई थी। तो ये देखिए रोज़ों में ट्रैवल करने का जो है ना कितना फ़ायदा होता है, और रोज़ों के साथ, लेकिन रोज़े छोड़े नहीं। लेकिन अब आते हैं हम नए मुद्दे पे कि इनकी बाइक जो है वो तबाह बर्बाद इन्होंने कर दी। और क्या मतलब सारी लाइटें तोड़ी हुई हैं, सब कुछ तोड़ा हुआ है। मैं क्योंकि देखिए सोलो ट्रैवल कर रहा था और मुझे ये था कि मैंने ये जगह भी विज़िट करनी है, ये जगह भी विज़िट करनी है। और फिर जब मैं बाइक चला रहा था तो मुझे ये होता था कि यार देखें मैं अब मेरे साथ कोई टीम तो है नहीं कि जिनको मैंने फॉलो अप करना है या मेरे पीछे किसी का मैंने ख्याल करना है कि मेरे साथ हैं कि नहीं। हाँ, तो भगा रहे थे। मैंने अपनी पेस रखनी थी, तो मैंने कहा अब क्यों ना एडवेंचर किया जाए। तो अब मेरे पास टाइम लैप्स भी कुछ पड़े हैं ऑफ रोडिंग के, तो ऑफ रोडिंग के ऊपर फिर मैं बस जहाँ पे खड़ा हो सकता था खड़ा हो जाता था, वरना ये एयर सीट कुशन है इसके ऊपर हवा फुल करके इसके ऊपर मैं बैठ जाता था और फिर ऑफ रोडिंग फुल करके तो इसमें जंप लगते हैं। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसके ऊपर बैठ जाता था ना, तो जब बाइक के शॉक्स उसे कर रहे थे ना, तो मेरा जंप लगने की बजाय बाइक के नीचे से जंप लग रहे थे। मैं अपनी जगह पे हूँ। तो मुझे वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी। मैंने कहा यार बस जाने दो अब। अच्छा, आपको चीज़ें दिखाते हैं। एक तो इनका ये रैक जो है ना, ये यहाँ से टूट गया हुआ है। हाँ, ये इसकी क्योंकि बॉक्स के अंदर वजन काफ़ी था, तो इसकी वाइब्रेशन की वजह से इसका फ्रेम मैंने चेंज करवाया था। सारा सरिया लगवाया हुआ है। वो बाहर वो सरिया तो यहाँ से तो इंटैक्ट रहा, लेकिन यहाँ से जो है ना ये बढ़ गया, जॉइंट जो इसका वो पहले वाला था वो टूट गया। एक तो ये चीज़ आपकी टूट गई, दूसरा आपका चेन तो लूज, वो तो नो इशू नहीं, वो कोई इशू नहीं हुआ मेरा। और KZ30 आपने लगाई हुई थी। KZ30 मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। मेरे पास 2 लगी थी, एक है इस तरफ की और एक है इस तरफ की। अच्छा, और फिर एक KZ30 थी, ये लगी हुई थी यहाँ पर बेसिकली। और क्योंकि मैंने ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा हार्डकोर की थी, तो जिसकी वजह से ये इसकी वाइब्रेशन वज़न, क्योंकि KZ30 का अच्छा खासा वज़न है। हाँ। तो वज़न की वजह से वो अगर थोड़ी सी मूव करती थी और अगर मैं उसे सीधा करती तो वो फिर उसके बाद वाइब्रेशन उसकी बस वो टूट गई। ठीक है, वाइब्रेशन होते होते तो वो इवेंचुअली वो लोहा ही उसका टूट गया था, और दोनों तरफ यही हुआ था। फिर मैंने एक इधर रख दी थी और एक इधर रख दी थी। तो मैंने बेसिकली कवर अप इस तरह से किया था। तो मेरे पास ये चीज़ टूटी थी, ये इंटैक्ट रही बाकी। हाँ, ये लाइट्स का बस ये था कि वाइब्रेशन इनकी आती थी,
वरना इसके अलावा मुझे हाँ, कोई इशू नहीं था। हाँ। मतलब ये बिल्कुल इंटैक्ट थी। और तो बाइक की हालत ओवरऑल आपकी, विंडशील्ड भी बढ़ गई थी। विंडशील्ड बिल्कुल टूट गई थी। हाँ विंडशील्ड क्योंकि जब इनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी क्रैक आना स्टार्ट हो गए थे। तो मेरे पास डैमेज जो है ना वो सिर्फ यही डैमेज हुआ है, इसके अलावा कोई ठीक है। डैमेज नहीं हुआ। अच्छा, ये तो तनवीर भाई की कहानी थी। इससे पहले इसमें जो कहानी हमने पेश की थी वो नाफे भाई की थी। हाँ, उनका भी 2900 वो 70 पे उन्होंने किया था, है ना। 70 पे उनका काफी खुंजराव पास भी था और हाँ, देव से भी था। हाँ तो देव से अभी तो बंद है, अभी खराब भी बंद है, तो वो इस तरह ये तो अच्छा इसकी भी अपडेट वो मेरे ख्याल में दे दें। हाँ, अपडेट दे दें अभी तक की क्या है। अच्छा, अब बाबू सर टॉप जो है ना वो ऑलमोस्ट ओपन है। उसके लास्ट जो 5 किलोमीटर हैं, अगर आप चिलास वाली साइड से जाते हैं तो उसके लास्ट 5 किलोमीटर हैं वो अभी तक वॉइस कैप्ड हैं। वो अभी तक उसके रोड्स ओपन नहीं हुए, लेकिन अभी तक वहाँ पे लोकल्स कोशिश करते हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट जो है ना वो ना जाएं। तो ईद बाकी तक ये कुछ हाँ, भी नहीं खुलना। ईद तक अब अभी कुछ भी नहीं ओपन ईद होगा। तक ईद तक के लिए फेरी मेडोज ओपन है। फेरी मेडोज का मैंने वहाँ पे कंफर्म किया था। वो कह रहे थे कि फेरी मेडोज अगर आपने जाना है तो आप वहाँ पे होटल जो है ना वो एडवांस में बुक करें, और फिर जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे जीप पे, तो आपने होटल वाले को अपने साथ लेके जाना है, अच्छा अच्छा, ताकि वो वहाँ पे आपका वो किचन वगैरह और वो ठीक सारी है। चीज़ें वो ओपन करके दे आपको होटल, और वो आपका ख्याल वगैरह रखे। है। लेकिन ईद के बाद फिर वो कंटिन्यूसली जिस ईद तरह के से बाद तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मलाइज है तो वो अभी हो गया। खुंजाब की भी मैं देख रहा था, तो 4x4 जो है ना वो गई हुई थी, और रोड की जो कंडीशन थी उसके वो बाइक नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये अभी मिड ऑफ रमज़ान ऑलमोस्ट होने वाला है। तो रमज़ान नारायण के का एंड गान तो तक ओपन है। नारायण का गान ओपन है, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे तक आते जाएंगे, हम्म। लेकिन ईद तक चांसेस नहीं है, क्योंकि पिछले रमज़ान में भी ऐसे ही हुआ था, नहीं खुला था। तो हर रमज़ान 10 दिन पहले आ रहा है, तो वो जिसकी उतना वजह लेट होता से जाएगा। बाबू सर तो इवेंचुअली आप सोचिए ना कि ईद पे खुला होगा, तो इवेंचुअली आपको दासू वाला जो रोड है बिशाम वाला वो लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप संदूर चित्राल से जाएँ, यही रास्ते हैं और रास्ता कोई नहीं। तो ये थी जी तनवीर भाई की कहानी, और इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये इन्होंने रमज़ान में किया। कई लोग करते हैं रमज़ान में, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैं खुद करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं कर सका। बाद ईद के बाद हमारा भी कोई टूर होगा तो तनवीर भाई ने मज़े करें फुल टाइम सोलो। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सोलो ही निकल जाते हैं लोग, कोई मसला नहीं होता। टायर पंक्चर का कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, मेरा कोई इशू नहीं हुआ। ट्यूबलेस है या ट्यूबल है? एक ट्यूबलेस है और एक ट्यूबवेल है, क्योंकि आगे इतना वेट वो नहीं होता, पीछे सारा वेट यूजुअली होता है। हम अगर सबसे पहले पिछला कर लेते हैं, अगला कम पंक्चर होता है, लेकिन होने को हो भी सकता है। तो अगर आपने सोलो करना है, आपका सबसे बड़ी टेंशन जो है ना वो कि ये पंक्चर हो जाता है टायर, तो आप दोनों को ट्यूबलेस करवाएं और अपने पास पंप रखें और ट्यूबलेस के लिए पंक्चर के लिए मेरे पास सामान किट रखें, सारी पड़ी हुई थी, तो वो किट थी। आपका वो आवाज़ से सिक्योर हो जाता है। इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। इमरान भाई जो है वो अभी तक वो जो है ना वो वहाँ गार्ड के पिग को ढूंढ खिदमत रहे हैं। पेश कर रहे हैं, और वहाँ अजीब सी चीज़ नज़र आ रही है, पता नहीं क्या है वो, है ना वो क्या है, छोटी सी, ये गीदड़ है ना, ये गीदड़ है। तो ये हम इस वक्त नेशनल जोग्राफिक में नहीं बने हुए हैं, मिनी नेशनल जोग्राफिक। अभी हमने यहाँ TRK की भी ऑफ रोड करी है थोड़ी सी, उसकी भी हल्की सी वीडियो लगाता हूँ। और आप तनवीर की जो है ना वो फोटोग्राफी देख सकते हैं। कहाँ लगाते हो भाई तस्वीरें? M तनवीर अजहर मेरा इंस्टा पे पेज है, तो बहुत उसी के ऊपर मैं अपडेट करता हूँ सर। बहुत अच्छी तस्वीरें खींचते हैं, और उनमें से कुछ तस्वीरें हमने आपसे शेयर भी कर दी हैं, जो कि एडिट करके दोगे ना, प्यारी लगेंगी ना, फिर जी। अच्छी लगेंगी। तो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। इमरान भाई को सिक्योरिटी की खिदमत पेश करने पे हम एक उनकी खसूसी वीडियो में लगा देता हूँ, जिसमें वो उन्हें ग्रेटिट्यूड और वो उनको ऑनर कर रहे हैं। और रोज़ा मैं बंद करता हूँ अपनी बता। ओके, बाय। ऐसे ऐसे पिग से बात कर रहे हैं, इधर नहीं उधर नहीं चला, उधर रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, इधर चला जा।